अच्छा बेटा, ये वीडियो जो है ये हम थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर से रिलेटेड देख रहे हैं। थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर जो है ये यूनिट नंबर 8 चैप्टर है, जो कि हीट या टेम्परेचर से रिलेटेड है। इसमें सबसे पहले हम हीट को डिस्कस करेंगे और फिर टेम्परेचर को, जबकि बुक के अंदर आपके पास इसका रिवर्स यहाँ पे मेंशन किया गया है। इन्होंने पहले टेम्परेचर मेंशन किया गया है, टेम्परेचर को पहले डिस्कस किया है और टेम्परेचर के थ्रू फिर ये हीट की तरफ गए हैं। तो जैसे बुक के अंदर दिया हुआ है अभी हम फिलहाल देख लेते हैं, क्योंकि ये रिवीजन के तौर पे लेक्चर्स हैं, हम पढ़ तो चुके हैं सारा। तो उसमें आप लोगों के जहन में होगा कि व्हाट इज़ टेम्परेचर। टेम्परेचर बेसिकली या हीट जो है वो दोनों में फ़र्क ये होता है कि हीट जो है आपके पास ये क्या है, आपके पास टोटल काइनेटिक एनर्जी होती थी हीट, कि आपके पास मुकम्मल तौर पे कितनी काइनेटिक एनर्जी करंटली रिसेंटली एग्जिस्ट कर रही है। जबकि दूसरी चीज़ जो है वो आपके पास टेम्परेचर, अभी अगर एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर आपके पास ये समझ लीजिए काइनेटिक एनर्जी के लिए कि ये 5 पार्टिकल्स हैं और हर पार्टिकल की एनर्जी 2 जूल्स है, तो 2 को 6 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 जूल्स जो है ये हीट ऑफ सब्सटेंस आएगी। और यही हीट ऑफ सब्सटेंस 12 जूल्स के अंदर मेंशन की जाएगी और इसी को हम हीट कहेंगे, यानी कि टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट सब्सटेंस। इसमें काइनेटिक के साथ पोटेंशियल भी एडअप कर दिया जाता है कि एनी टाइप ऑफ एनर्जी, बाद दफ़ा पार्टिकल्स के दरमियान इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन दोनों का समअप जो होता है दैट विल टेल यू द हीट ऑफ दैट सब्सटेंस। अब किसी भी सब्सटेंस के अंदर पार्टिकल कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो रेस्ट में आ जाए, ये मुमकिन ही नहीं है कि पार्टिकल को आप रेस्ट में, क्योंकि केएमटी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में आपने देखा था कि पार्टिकल्स आर इन कांस्टेंट और कंटिन्यूअस मोशन। अब कांस्टेंट या कंटिन्यूअस मोशन के अंदर मतलब ये हो गया कि कोई ना कोई पार्टिकल मूव जरूर कर रहा होगा, और ये मोशन या मूवमेंट ये शो करती है कि बॉडी के अंदर इंटरनल एनर्जी या हीट एग्जिस्ट करेगी या मौजूद होगी। तो इसको हम हीट एनर्जी भी कहते हैं और इंटरनल एनर्जी भी कहते हैं आपके पास। तो ये जरा जहन में रखना है। तो इससे आगे चलें, टेम्परेचर के लिए जब हम बात करते हैं तो ये तो आपके पास हीट हो गई। टेम्परेचर की बात करते हैं तो वही उसी हीट का अगर आप एवरेज फाइंड आउट कर लें, एवरेज हीट ले लें या एवरेज काइनेटिक एनर्जी ले लें, तो वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी विल टेल यू द टेम्परेचर ऑफ दैट सब्सटेंस। अब इसकी डेफिनेशन देख लीजिए आप कैसे दे रहे हैं कि टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, यानी कि एक टेम्परेचर आपको ये बताता है कि कोई भी चीज़ कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। अब आप ये बताइए कि अगर एक एक चमचा है और उस चमचे को मैंने आग के ऊपर खूब तेज गर्म कर लिया है, ठीक है ना, जब इसको गर्म कर लूंगा ये रेड हॉट हो जाएगा, बिल्कुल तेज गर्म हो जाएगा। अब आप इसे छुएंगे तो आपका हाथ जलेगा, यानी कि इसका डिग्री ऑफ हॉटनेस जो है, यानी कि जो इसकी हॉटनेस जो फील हो रही है आपको, इसके अंदर एनर्जी कितनी है इसकी बात नहीं की जा रही है। हो सकता है कि इसके अंदर टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कम हो, लेकिन अभी जो इसने आपको फीलिंग इफेक्ट दिया है, जो फीलिंग इफेक्ट आपको दिया है इस हीट ने, वो आपके पास क्या कहलाता है, वो आपके पास इसका टेम्परेचर कहलाता है कि कोई चीज कितनी ठंडी दिखाई दे रही है या कितनी गर्म महसूस हो रही है, वो आपको आपके पास टेम्परेचर से मेजर करें। दैट इज कॉल्ड द एवरेज काइनेटिक। मतलब इस केस के लिए 12 जो है वो आपके पास क्या है, 12 जूल्स जो है वो आपके पास इसकी हीट है। जबकि अगर मैं एवरेज एनर्जी 6 पार्टिकल्स की मालूम करूं, तो ये जो 2 आपके पास रिजल्ट आ रहा है एवरेज, दैट विल शो यू द टेम्परेचर ऑफ दैट सब्सटेंस। तो देखिए भाई, इसमें ये कुछ कह रहे हैं, अ कैंडल फ्लेम इज हॉट एंड सेट टू बी हाइट। कैंडल फ्लेम जो होता है उमूमन गर्म होता है और ये कहा जाता है कि वो हाई टेम्परेचर, कैंडल फ्लेम का टेम्परेचर खासा ज्यादा होता है। आइस ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरी तरफ आइस को देखें तो बहुत ठंडी होती है, सेट टू बी एट लो टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है। अवर सेंस ऑफ, हमारी जो टचिंग सेंस है वो बेसिकली किसी चीज को जब हम छूते हैं तो हमारा बेसिकली वो जो इन्फॉर्मेशन हमको दे रहा होता है या इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करता है, वो बेसिकली टेम्परेचर को जज या ऑब्जर्व कर पाता है हमारा हाथ, यानी कि वो डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस या वो टेम्परेचर जो होता है उसको ऑब्जर्व करता है हमारा टच सेंस जो होता है, जो 5 सेंसेस हैं उसमें से एक। हाउएवर दिस टेम्परेचर सेंस इज समव्हाट अप्रोक्सीमेशन एंड, जो हमारा सेंस जो होता है जिसके थ्रू हम ये छू के महसूस करके बताते हैं, वो अप्रोक्सीमेशन है, यानी कि वो कंफर्मेशन के साथ आपको कोई बात नहीं बताता, बल्कि आप और हमारे लिए रिलायबल भी नहीं है। यानी कि मैं सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर को देखते हुए ये नहीं बता सकता कि हाँ भाई ये कोई चीज़ ठंडी है। बाद दफ़ा क्या होता है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, लेकिन जब आप उसके ऊपर हाथ लगाते हैं तो उसकी रिलायबिलिटी नहीं होती कि आप
छू के ही आप बता दें कि उसके अंदर हीट या टेम्परेचर कितना है। तो इसके लिए हमें डिफरेंट डिवाइसेस की जरूरत होती है। मोर एवर इट इज नॉट ऑलवेज सेफ, और ये हमेशा सेफ भी नहीं होता। यानी कि अप्रोक्सीमेशन एंड अनरिलायबल का मतलब क्या है कि हम तकरीबन बताएंगे कि हाँ भाई ये तकरीबन इतना गर्म है। मसलन मैं आपसे ये कहूँ कि एक चमचा आपको दे दिया जाए जो कि इसके ऊपर गर्म किया गया हीट पर, और एक एक फ्लेम है आग का। मैं आपसे कहूं कि भाई ये बताओ किसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो सिर्फ आप फीलिंग सेंस के जरिए ये दोनों चीज़ों का टेम्परेचर नहीं बता सकते। यानी कि आप अप्रोक्सीमेशन वहाँ पे दे सकते हैं, और बाज़ दफ़ा वो अप्रोक्सीमेशन जो होती है वो हमेशा अनरिलायबल होती है। और बाज़ दफ़ा सेफ भी नहीं होता कि हर चीज़ को अगर आप छू कर ही महसूस कर रहे हैं तो आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ या इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए जिनके थ्रू हम हॉटनेस या कोल्डनेस ऑफ द बॉडी जो है उसको जज कर सके। ठीक है ना भाई। आगे चल के, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर इट इज यूजफुल टू अंडरस्टैंड द टर्म थर्मल कॉन्टैक्ट एंड थर्मल इक्विलिब्रियम। ये दो टर्म्स आपको पता चाहिए। थर्मल कॉन्टैक्ट का मतलब क्या हो गया और थर्मल इक्विलिब्रियम का क्या? इसका मतलब ये हो गया कि इफ वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स, अगर मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट ये एक ऑब्जेक्ट ये हॉट है और ये कोल्ड है। जब आप इसको आमने सामने रखेंगे तो आप देखेंगे कि हॉट बॉडी में से एनर्जी निकलेगी, ये हॉट बॉडी है और ये कोल्ड बॉडी है। हॉट बॉडी में से हीट निकलेगी और हॉट बॉडी में से हीट निकल के किसकी तरफ चली जाएगी? देखिए इसको हमने ये कोल्ड कह दिया। हॉट बॉडी में से हीट निकलेगी और निकल के ट्रेवल कर जाएगी थ्रू टूवर्ड्स कोल्ड बॉडी। अब जब ये कोल्ड बॉडी की तरफ हीट जा रही होगी जो इसमें से इमिट होगी और कोल्ड बॉडी की तरफ जा रही होगी, तो इसका मतलब क्या है कि ये ट्रांसमिशन हो रही है, यानी कि दोनों बॉडीज एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रही हैं, और ये कम्युनिकेशन इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर या हीट है। तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों बॉडीज का आपस में कांटेक्ट हुआ है, यानी कि एक दूसरे से कांटेक्ट फॉर्म हुआ है तभी कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई है। तो ऐसी कम्युनिकेशन जो कि हीट की फॉर्म में हो रही होती है उसको हम क्या कहते हैं? थर्मल कांटेक्ट कहते हैं। यानी कि वो बॉडी जो हीट लूज कर रही है और वो बॉडी जो हीट गेन कर रही है, ये दोनों बॉडीज आपस में थर्मल कांटेक्ट में होती हैं। अब ये बताइए कि अगर मैंने चाय का कप यहाँ पे रख दिया है और इसमें चाय मौजूद है बहुत सारी, तो जो हीट निकलेगी यहाँ से वो आपके इन्वायरमेंट में चली गई, एटमॉस्फेयर में चली गई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एटमॉस्फेयर आपका और ये कप ऑफ टी, ये दोनों बॉडीज जो हैं ये थर्मल कांटेक्ट में होंगी, तभी हीट जो होती है वो क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है। जब हीट ट्रांसफर होना शुरू होती है तो वो ट्रांसफर होती है अप टू थर्मल इक्विलिब्रियम तक ट्रांसफर होती है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया कि ये हीट उस वक्त तक ट्रांसफर होती रहेगी जब तक दोनों ऑब्जेक्ट्स या दोनों, एक ये हॉट थी ये कोल्ड थी, इन दोनों का टेम्परेचर जो है वो इक्विलिब्रियम ना हो जाए, कांस्टेंट वे में ना आ जाए, सेम ना हो जाए, एक जैसा ना हो जाए। मतलब चाय के कप में अगर हॉट था तो हीट उस वक्त तक देता रहेगा जब तक चाय का टेम्परेचर भी वही टेम्परेचर ना हो जाए, जब तक वो अपने एनवायरनमेंट के टेम्परेचर की। जब दोनों टेम्परेचर सेम हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या है? व्हेन टू थिंग्स आर सेम और इक्वल तो इट इज सेड टू बी एन इक्विलिब्रियम। तो क्या होता है कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन थर्मल कांटेक्ट, तो उनका एंड आखिर जो होता है वो यही होता है कि वो किस पे चली जाती है? थर्मल इक्विलिब्रियम पे आ जाती है। टू स्टोर आई इन अ समर। अच्छा, अब आप ये बताइए कि अगर मैंने इस चाय के कप से यानी कि यहाँ से जो हीट ट्रांसफर हो रही है इसको अगर मैं ख़त्म कर दूं, ट्रांसफर करना रोक दूं, तो रोकने से क्या होगा कि हीट की ट्रांसफर जो होगी वो रुक जाएगी, थर्मल कांटेक्ट खत्म हो जाएगा, थर्मली डिस्कनेक्ट हो जाएंगे और थर्मल इक्विलिब्रियम फिर अचीव नहीं हो सकेगा। इसका मतलब क्या है? चाय का कप गर्म रहेगा और इन्वायरमेंट में हीट ट्रांसफर नहीं होगी। तो टू स्टोर आइस इन समर पीपल रैप इट इनटू द क्लॉथ और कीप इट वुडन बॉक्स और इन द थर्मस फ्लास्क के अंदर रखते हैं, जिसकी वजह टू अवॉइड द थर्मल कांटेक्ट को खत्म कर दिया जाता है वहां पे रखने के लिए। और सराउंडिंग अदरवाइज अगर आइस थर्मल बॉक्स में रख रहे हैं तो आपने बताया वो उस बॉक्स के अंदर आपने देखा होगा कि यहाँ पर फोम होता है, स्टीरोफोम आपके पास मौजूद होता है जो कि थर्मल कंडक्शन को रोक रहा होता है, ऊपर से कवर कर देते हैं ताकि इन्वायरमेंट से डिस्कनेक्टिविटी हो जाए। तो आप कांटेक्ट को किसी तरीके से खत्म कर रहे होते हैं। तो वही चीज यहाँ पे मेंशन। डज इट कंटिन्यू कूलिंग? क्या इसके बावजूद ठंडा? इट स्टॉप कूलिंग एज इट रीचेस द रूम टेम्परेचर। उस वक्त तक होता है जब तक आपका रूम टेम्परेचर ना अचीव हो जाए, और जैसे ही रूम टेम्परेचर अचीव होगा वैसे ही कंडक्शन खत्म हो जाएगी। दोनों बॉडीज जो है वो सेम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर का क्या है कि अब दोनों चीजें जो होंगी वो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे या सेम टेम्परेचर पे आ जाएंगी। तो उस वक्त कंडक्शन जो होती है वो खत्म हो जाती है। हीट फ्लो फ्रॉम अ हॉट बॉडी
टू द कोल्ड बॉडी अंटिल थर्मल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। हीट उस वक्त तक फ्लो करती है, हीट एक ऐसी एनर्जी है जो कि उस वक्त तक फ्लो करेगी जब तक हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर आपस में क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। और हीट जो होती है वो फ्लो करती है इन बिटवीन हॉट एंड कोल्ड बॉडीज। इफ द हीट इज इनसाइड द बॉडी, अगर किसी बॉडी के अंदर हीट मौजूद है तो इट इज सेड टू बी इंटरनल एनर्जी। तो वो सब कौन सी एनर्जी कहलाती है? हीट। when there is a cold body, heat starts traveling towards the cold body, so the energy which is traveling here, that is called heat. When the internal energy come out to the body under the presence of a cold body, तो उसको हम क्या कहते हैं? हीट एनर्जी कहते हैं। और वो किसी ऑब्जेक्ट से निकल के बाहर की तरफ ट्रेवल करेगी। What happen when we touch a hot body? क्या होता है जब हम हॉट बॉडी को टच करते हैं? टेक टू बॉडीज हैविंग डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर जो हो उनको ले आप, ब्रिंग देम कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे से मिला दीजिए। द टेम्परेचर, अब फिर क्या कीजिए? द टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी फॉल्स। आहिस्ता आहिस्ता अगर ठंडे और गर्म को मिला दें तो ठंडी बॉडी जो है कि वो हीट को क्या करने लगेगी? एब्जॉर्ब। गर्म बॉडी का टेम्परेचर फॉल करेगा, ये हीट को रिलीज करेगी। हॉट बॉडी जो है वो रिलीज करने लग जाएगी और यहाँ पर लूज करेगी हीट को, और कोल्ड बॉडी उस हीट को क्या कर लेगी? एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, एब्जॉर्ब। लो टेम्परेचर कोल्ड बॉडी गेन्स एनर्जी, यहाँ पे लूज एनर्जी होगी, दूसरी गेन। एंड इट्स टेम्परेचर, एक का टेम्परेचर कम होने लगेगा हॉट बॉडी का, और कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर जो होगा वो रेस करने लगेगा। ठीक है, टिल बोथ बॉडीज, उस वक्त तक होता रहेगा जब तक दोनों के टेम्परेचर क्या ना हो जाए सेम। अब सपोज हॉट बॉडी थी 50 पे और कोल्ड बॉडी थी 5 पर, तो ये 50 से नीचे आने लगेगा, ये 5 नीचे आया तो ये 45 हो गया, ये 5 बढ़ के कितना हुआ? 10 हो गया। फिर ये 5 नीचे आया, ये 40 हो गया, ये 5 बढ़ के कितना हो गया? 15। फिर ये 5 नीचे आया तो ये 35 हो गया, ये 5 बढ़ के 20। जो टेम्परेचर यहाँ से लूज हो रहा है ये गेन कर रहा है। फिर ये 5 और कम हुआ, 30 हुआ, तो ये 25 पे आ गई। फिर ये जब 25 पे आएगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, 25 और 30 आ रहा है ना, जब ये नीचे आएगा 27 पे पहुंचेगा तो ये भी इंक्रीज करके 27 पे आके आपस में क्या हो जाएंगे? बैलेंस्ड हो जाएंगे। ये थर्मल इक्विलिब्रियम कहेंगे कि अचीव हो गया है। और फिर इसके बाद कम टेम्परेचर हीट ट्रांसफर जो होगी वो यहाँ पे क्या हो जाएगी? ट्रांसफर स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। तो अब बताइए हीट किसे कहते हैं? हीट इज द एनर्जी, हीट वो एनर्जी है विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। कब ट्रांसफर करे? जब दोनों बॉडीज थर्मल कॉन्टैक्ट में हो विद ईच अदर, रिजल्ट्स जिसकी वजह से क्या हो? डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन देम। थर्मल कॉन्टैक्ट डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर की वजह से परफॉर्म होता है। अगर दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम है तो थर्मल कॉन्टैक्ट परफॉर्म नहीं होगा, या फिर हम क्या करें? उनके वे ऑफ ट्रांसफर को हम दरमियान में से खत्म कर दें। तो हीट इज द एनर्जी विच इज ट्रांसफर्ड बिटवीन हॉट एंड कोल्ड बॉडी when these two bodies are in thermal contact due to the difference of temperature। तो उस एनर्जी को जो कि बॉडी से बाहर निकलती है उसको हीट कहते हैं। इसकी यूनिट जो है वो जूल्स है। ये दो एग्जांपल्स आपको दी हुई हैं, इनको देखिए। तो यहाँ पे ये फ्लावर दिया हुआ है जो कि किस कलर का है? येलो कलर का है, और यहाँ पे इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है। तो देखें ये क्रोकस फ्लावर कहलाता है, अब यही पढ़ते हैं इसे। इज द नेचुरल थर्मोमीटर कहलाता है। ये थर्मोमीटर इज द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर। अब इट ओपन्स व्हेन द टेम्परेचर इज 23। ये सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त खुलता है जब टेम्परेचर 23 हो, वरना अगर टेम्परेचर 23 से कम होगा तो ये हमेशा क्या रहेगा? क्लोज रहेगा, बंद रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये टेम्परेचर की बेस के ऊपर क्या कर रहा होता है? अपने टेम्परेचर को, या इसकी बेस पे अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर। बिल्कुल इसी तरीके से ये स्ट्रिप थर्मोमीटर है जो कि टेम्परेचर को मेजर कर रहा है। देखिए बच्चे ने सर पे रखा हुआ है, तो ये इसकी बॉडी की हीट को, थर्मोकपल होता है, इसकी बॉडी की हीट को ये जज करेगा, और जज करने के बाद वो कलर इसका चेंज होगा। और चेंज ऑफ कलर, थर्मोकपल नहीं है ये, चेंज ऑफ कलर की वजह से आपको ये शो करेगा कि टेम्परेचर जो है वो कितना आ रहा है। अच्छा, इससे आगे चलिए। तो ये बड़ी अहम बात बताई हुई है कि हीट इज देयरफॉर कॉल्ड द एनर्जी इन ट्रांजिट, द एनर्जी विच इज इन मोशन। ऐसी एनर्जी जो किस में हो? मोशन या मूवमेंट में हो। वंस हीट एंटर्स अ बॉडी, जब एक बॉडी में जब एंटर हो जाती है, इट बिकम्स इंटरनल एनर्जी। उसके बाद फिर वो हीट एनर्जी नहीं रहती। मसलन ये हीट एनर्जी है जो कि ट्रेवल कर रही है।
व्हेन इट एंटर्स इनटू द बॉडी, किसी बॉडी में एंटर हो गई तो इट बिकम्स इंटरनल एनर्जी। तो उस वक्त ये क्या बन जाती है? इंटरनल एनर्जी बन जाती है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? ये वाली एनर्जी बन जाती है। द सम ऑफ, अब क्या कह रहे हैं? द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द मॉलिक्यूल ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड। हमने जिस चीज को हीट एनर्जी कहा था वो असल में यहाँ पे डेफिनेशन हमने दी थी इंटरनल एनर्जी की। तो ये समझिएगा कि द टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स इंटरनल। इसको आप क्या लिखिएगा? दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। ये आपके पास कौन सी कहलाएगी? इंटरनल एनर्जी कहलाएगी। ठीक है, जबकि आपके पास टेम्परेचर क्या था? डिग्री ऑफ हॉटनेस से कोई चीज कितनी गर्म है या ठंडी है, टेम्परेचर को मेजर। अब उसके बाद टेम्परेचर ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर कैसे होती है? बॉडी से निकलती कौन? हीट क्या? दिस इज द एनर्जी विच इज बी देयर इन बिटवीन द टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर व्हेन दे बोथ आर इन थर्मल कॉन्टैक्ट। तो जो एनर्जी बाहर निकलेगी वो कौन सी कहलाएगी? हीट। बॉडी में एंटर हो गई तो वो कौन सी कहलाएगी? आपके पास इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी डिपेंड्स अपॉन मैनी। अब इंटरनल एनर्जी जो है किसी भी बॉडी की वो कई एक फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, सच एज मैस। जितना ज्यादा मैस होगा उतनी ज्यादा इंटरनल हीट होगी। अब बताइए ना, एक बॉडी छोटी है इसमें 5 पार्टिकल्स आ रहे हैं, एक बॉडी बड़ी है इसमें 10 पार्टिकल आ रहे हैं, तो बताइए जिसके पार्टिकल ज्यादा होंगे उसकी टोटल एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ाओगे तो इंटरनल एनर्जी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। समझ रहे हैं भाई? अब बताइए अगर हम क्या करते हैं कि एक बर्फ का छोटा सा पीस ले लेते हैं, ठीक है, इसमें 4 पार्टिकल हैं, इन सब की एनर्जी सपोज 1 है, इसकी भी 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1 जूल्स है। ये एक उससे बड़ा पीस है बर्फ का और ये एक सबसे बड़ा पीस है बर्फ का। अब मैं अगर सबके टेम्परेचर लूं तो बताइए बर्फ का टेम्परेचर तो होता ही 0 है, तो बताइए इसका टेम्परेचर भी 0 होगा, 0 डिग्री। यानी कि इसकी अगर मैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी लूं तो वो 1 निकलेगी, इसकी भी एवरेज क्या आएगी? 1, इसकी भी एवरेज क्या आएगी? 1। लेकिन अगर अमाउंट ऑफ हीट देखूं जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी या टेम्परेचर आ रहा है, तो इसकी हीट अगर आप काउंट करें तो वो 4 आएगी यहाँ पर, इसकी हीट यहाँ पे काउंट करें तो यहाँ पे 5 आएगी, और इसकी हीट काउंट, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उसमें हीट उतनी ही क्या होगी? ज्यादा होगी। जबकि उसका टेम्परेचर क्या रहेगा? अगर पार्टिकल की एनर्जी सेम है तो टेम्परेचर क्या रहेगा? सेम। अब बर्फ के अगर बहुत सारे पीसेस हैं, अगर एक बर्फ की बहुत बड़ी सील है, सेल ले लिया आपने, एक ब्लॉक ले लिया बर्फ का, तो इसके अंदर जो हीट होगी वो बहुत ज्यादा होगी, लेकिन इसका टेम्परेचर जो होगा वो सेम होगा। किसके? क्योंकि इसके अंदर पार्टिकल ज्यादा है, हर पार्टिकल की थोड़ी थोड़ी तो एनर्जी होगी ना। लेकिन जब बहुत सारी एनर्जी को एड अप करेंगे तो यू विल गेट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट। लेकिन इसका टेम्परेचर जो होगा वो हमारे पास क्या रहेगा? 0 डिग्री रहेगा, यानी कि बहुत कम रहेगा टेम्परेचर। ठीक है भाई। अब इसके बाद बात करते हैं ये किसकी? थर्मोमेट्री की। तो थर्मोमेट्री क्या चीज होती है? द डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड थर्मोमेट्री। एक ऐसी डिवाइस जिससे टेम्परेचर मेजर किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? थर्मोमेट्री कहते हैं। सम सब्सटेंसेस हैविंग द प्रॉपर्टी चेंजेस विद टेम्परेचर। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिससे टेम्परेचर को मेजर करेंगे, थर्मोमीटर कहलाएगा। अच्छा, थर्मोमीटर कहलाएगा, ठीक है, मेट्री नहीं है, थर्मोमीटर है। हैव द प्रॉपर्टी, कुछ सब्सटेंसेस होती हैं की खासियत ये होती है कि वो चेंज, जब टेम्परेचर चेंज होता है उनके पास, तो वो अपनी शक्ल को, अपने रंग को, अपनी लेंथ को, अपने एक्सपेंशन को चेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर। सब्सटेंसेस दैट शो चेंज विद द टेम्परेचर कैन बी यूज्ड एज अ, वो सब्सटेंसेस जो कि टेम्परेचर चेंज करने से अपनी फिजिकल स्टेट को या विजिबिलिटी को चेंज कर लेते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? थर्मोमेट्रिक मटेरियल कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, सब्सटेंस एक्सपेंड ऑन हीटिंग, सम चेंजेस देयर कलर, कुछ ऐसे होते हैं कलर कुछ है, सम चेंज देयर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को चेंज कर लेते हैं। मतलब हीट बढ़ा दो तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, ज्यादा करंट फ्लो करने लगेगा। हीट कम कर दो तो रेजिस्टेंस कम हो गई, कम करंट फ्लो करने लगेगा, इस तरह की चीज। नियरली ऑल सब्सटेंसेस एक्सपेंड ऑन हीटिंग, यानी कि थर्मोमेट्री जो है, ये थर्मोमीटर जो है वो 3 तरह के मटेरियल के ऊपर चलता है। एक एक्सपेंशन होती है प्रॉपर्टी सब्सटेंसेस की, एक सब्सटेंसेस का कलर होता है प्रॉपर्टी, टेम्परेचर से चेंज होता है, एक्सपेंशन चेंज होती है, और तीसरा जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है जो कि चेंज होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिसिटी की रेजिस्टेंस होती है, वो भी इससे भी है। तो ये एक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हो गई, एक कलर हो गया, एक हीटिंग हो गई, एक्सपेंशन हो गई। ये 3 चीजें जो हैं ये अपने जहन में रखिएगा कि इन तीनों के जरिए हम थर्मामीटर्स जो हैं वो बनाते हैं। तो अभी वो जो बच्चे के सर पे लगा हुआ था वो कलर बेस्ड थर्मामीटर था, यानी कि चेंज ऑफ कलर हो रहा था।
ठीक है, इस तरीके से डिजिटल थर्मामीटर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बेस्ड होते हैं। और एक्सपेंशन इसका ये जो नॉर्मल क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, ये आपके पास क्या होता है, एक्सपेंशन बेस्ड थर्मामीटर होते हैं। नियरली सब्सटेंसेस एक्सपेंड ऑन हीटिंग, आमतौर पर लिक्विड्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड सूटेबल फॉर, वो लिक्विड जो एक्सपेंड होते हैं हीटिंग के ऊपर, वो क्या होते हैं, सूटेबल हो सकते हैं किसी थर्मोमीटर मटेरियल के लिए। सूटेबल लिक्विड थर्मोमेट्रिक मटेरियल बनाया जा सकता है। थर्मोमेट्रिक लिक्विड दैट हैव द, अब उस लिक्विड को मैं थर्मोमेट्रिक कहूंगा जिसमें ये कुछ प्रॉपर्टीज मौजूद हो। दीज प्रॉपर्टीज आर रियली इंपॉर्टेंट। अब ये है क्या, यानी कि थर्मोमेट्रिक मटेरियल के अंदर ये प्रॉपर्टी। अब मेरे पास जो सबसे मशहूर जमाना थर्मोमेट्रिक मटेरियल है ना, वो है मरकरी। ठीक है, जो मरकरी है आपके पास, उस मरकरी के अंदर जो जो उसकी प्रॉपर्टीज आती हैं, उसमें सबसे अहम प्रॉपर्टीज में क्या है, इट शुड बी विजिबल, दिखाई देना चाहिए। तो आपने देखा होगा वो सिल्वर कलर का होता है, थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम करता है, लेकिन अच्छा मटेरियल क्या होगा, जो कि विजिबल हो, ताकि जितना एक्सपेंड हो उसको मैं रीड तो कर सकूं कि क्या रीडिंग आ रही है। इट शुड बी यूनिफॉर्म थर्मल, उसका यूनिफॉर्म थर्मल पूरे का पूरा एक साथ एक्सपेंड, ये नहीं है कि कहीं बीच में से ज्यादा हो रहा है, कॉर्नर पे कम हो रहा है, नीचे कम हो रहा है, पूरी एक्सपेंशन यूनिफॉर्म होनी चाहिए। इट शुड हैव लो, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम से कम हो। लो फ्रीजिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या हो गया, कि अगर उसका फ्रीजिंग पॉइंट लो हुआ और बॉइलिंग पॉइंट हाई हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि ऐसे एक्सपेंशन के लिए इसके दरमियान में जो स्केल आएगा ना थर्मामीटर का, वो बहुत लार्ज स्केल होगा। तो मेरे लिए, वरना अगर मेरे पास एक्सपेंशन, अब बताइए ना, अगर मेरे पास फ्रीजिंग पॉइंट आ रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट वो मेरे पास 10 पे आ रहा है और बॉइलिंग पॉइंट 20 पे आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, एक्सपेंशन सिर्फ 20 डिग्री की आ सकेगी। तो ये स्केल जितना वास्ट होगा, जितना बड़ा होगा, इसका मतलब क्या है कि थर्मोमीटर उतनी बेहतर, ज्यादा रीडिंग ले पाएगा, और एक्यूरेसी उसमें इतनी ज्यादा नहीं होगी, लेकिन रीडिंग मैक्सिमम होगी। ठीक है ना। अच्छा, दूसरा क्या, इट शुड नॉट वेट विद ग्लास, पानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो ग्लास के साथ स्टिक हो जाए, चिपक जाए। क्योंकि अगर थर्मोमीटर के अंदर अब हुआ यह है कि भाई आपने यहाँ पर थर्मोमीटरी के लिए ना, यहाँ पे थर्मोमीटर लगाया और थर्मोमीटर को आपने हीटअप किया, और लिक्विड जो है वो ग्लास के अंदर रेस किया, यहाँ तक आ गया, और जब टेम्परेचर रिड्यूस हुआ तो लिक्विड दोबारा से नीचे आया, और नीचे जब बल्ब के अंदर जमा हुआ तो कुछ लिक्विड जो है वो एडहेसिव फोर्सेस की वजह से वॉल के साथ इंटैक्ट रह गया। तो ये काम नहीं होना चाहिए, यानी कि इंटैक्ट ना हो, ग्लास के साथ एडहेसिव फोर्सेस और कोहेसिव फोर्सेस मिनिमम होनी चाहिए, वंडरवॉल फोर्सेस। अच्छा, उसका इट शुड बी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर होगा हीट का, तभी तो हीट गेन करके वो एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट हो सकेगा। उसके अलावा इट शुड हैव स्मॉल स्पेसिफिक, इसकी स्पेसिफिक हीट स्मॉल होनी चाहिए। बताइए, जब स्पेसिफिक हीट स्मॉल होगी तो वो जल्दी टेम्परेचर को रेस करेगा, तो वो ज्यादा एक्यूरेसी के साथ उतना ही ज्यादा एक्यूरेट होगा, और सही आपको रिजल्ट जो है वो दे पा रहा होगा। तो यहां तक आपने इसको देख लिया। अगला टॉपिक है लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर। अब ये सारे थर्मोमीटर से रिलेटेड है। लिक्विड इन ग्लास के अंदर आपके पास क्या आता है कि ये आपके पास इसका बल्ब है जिसके अंदर मरकरी या कोई भी लिक्विड मौजूद हो सकता है। इसके अंदर बेंजीन भी होता है, रेड कलर के अंदर आपने लैब के अंदर देखा होगा। फिर इसके बाद इसका थ्रेड होता है जिसके अंदर वो ट्यूब होती है जिसके अंदर मरकरी रेस करता है या लिक्विड रेस करता है। टेम्परेचर का स्केल इसके ऊपर मेंशन होता है, ये 0 डिग्री है और ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। ग्लास ट्यूब आपको सेपरेटली दी हुई है। तो बल्ब विद अ लॉन्ग कैपिलरी, कैपिलरी ट्यूब ऐसी ट्यूब होती है जिसको बारीक सी अगर कोई ट्यूब बनाते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर, जिस्म के अंदर जो बारीक बारीक नसें होती हैं, रगें होती हैं, उनको भी कैपिलरी कहते हैं क्योंकि बहुत बारीक होती है। तो बारीक रखी जाएगी तो एक्सपेंशन ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्व कर सकेंगे। ये ट्यूब जितनी मोटी होगी तो लिक्विड कम से कम चढ़ेगा ऊपर, तो मैं टेम्परेचर को ऑब्जर्व नहीं कर पाऊंगा। यूनिफॉर्म होती है, बोर सच एज शोन इन द फिगर, जैसा दिखाया गया है। सुटेबल लिक्विड इज फिल इन अ बल्ब के अंदर फिलअप कर दिया जाता है। व्हेन बल्ब इज कॉन्टैक्ट विद हॉट, यानी कि जब इसको हीट प्रोवाइड की जाती है, द लिक्विड एक्सपेंड, फैलता है, एंड राइजेस इन द ट्यूब, ट्यूब में चढ़ जाता है। थर्मोमीटर इज अ थिक एक्ट सिलेंड्रिकल लेंस। अब ये जो होता है ना, इसके ऊपर थर्मोमीटर उमूमन आपने देखा होगा तो वो राउंड सर्कुलर शेप का होता है, गोल होता है। राउंड होने का फायदा ये होता है कि जब कोई चीज गोल, किसी शीशे को या ग्लास को आप जब गोल बना देते हैं तो वो एक्ट करने लग जाता है एज अ लेंस। और लेंस जो होता है वो छोटी चीज को बड़ी करके, लार्ज करके दिखाता है। तो यहां पे हमारे पास इसका जो लिक्विड जो रेस कर रहा है उसके अंदर उनकी मेजरमेंट भी हमारे पास क्लियर आ रही होती है, और हमारे लिए रीडेबिलिटी जो होती है ना वो उसकी बढ़ जाती है। तो ये इस तरीके से इसकी कंस्ट्रक्शन रखी जाती है। तो ये आपके पास ग्लास थर्मोमीटर है जो कि लैब के अंदर, लेबोरेटरी में इस्तेमाल होता है।
अब ये चीजें आपको याद होनी चाहिए किस चीज के लिए, कि मरकरी का फ्रीजिंग पॉइंट -39 सेंटीग्रेड है और 357 सेंटीग्रेड डिफरेंस। इट हैज ऑल द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज लिस्टेड अबव। तो ये थर्मामीटर मरकरी, ये जो तमाम प्रॉपर्टीज जिसमें पाई जाती हैं, आइडियल जो है वो मेरे पास मरकरी आता है। द मरकरी इज वन ऑफ द मोस्ट सुटेबल थर्मामीटर मटेरियल। मोस्ट सुटेबल हो गया मरकरी इन द ग्लास आर वाइडली यूज्ड इन लेबोरेटरीज में इस्तेमाल होता है। और ये आपको दिया हुआ है जो थर्मामीटर होते हैं आमतौर पे, ये अब आपको रेंज याद होनी चाहिए, -10 से 150 तक होती है। और मरकरी का अपना जो फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ये होता है, ठीक है ना। यानी कि मरकरी जो है वो 357 के ऊपर बॉयल होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि मरकरी मैक्सिमम इस टेम्परेचर को मेजर कर पाएगा। लोअर एंड अपर फिक्स पॉइंट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। लोअर और अपर फिक्स पॉइंट क्या होते हैं? दैट स्केल्स ऑन स्टेम। अच्छा, स्टीम के ऊपर स्केल, थर्मामीटर को अमूमन स्टीम के ऊपर क्या किया जाता है, सॉरी, हैज स्केल ऑन स्टेम। मरकरी यानी कि जो थर्मामीटर होता है उसका जो स्टेम होता है, जो बेस होती है, यानी कि जो मेन स्टेम होता है, उसके ऊपर आपके पास क्या लगा होता है? स्केल। दिस स्केल हैज 2 फिक्स्ड पॉइंट, उसके अंदर 2 फिक्स्ड पॉइंट होते हैं। एक लोअर फिक्स पॉइंट होता है और एक क्या होता है? अपर। तो लोअर फिक्स पॉइंट जो मिनिमम टेम्परेचर मेजर करेगा वहां पर। सिमिलरली अगर मैं लिक्विड वाटर के रिलेटिवली देखूं तो अपर फिक्स पॉइंट इज मार्क्ड टू शो द पोजीशन ऑफ द लिक्विड थर्मामीटर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द स्टीम। जब वो स्टीम में रखा जाता है तो क्या, तो आप जानते हैं कि लोअर फिक्स पॉइंट जो होगा वो आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और अपर फिक्स पॉइंट जो होगा वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर इसको वाटर के रिलेटिवली। तो लोअर और अपर, यानी कि लोअर क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट होगा जिसके ऊपर ये जस्ट फ्रीज या मेल्ट हो जाता है, और ये अपर क्या होगा? जिसके ऊपर ये एवापोरेट होगा, यानी कि बॉयल हो रहा होगा। ठीक है भाई। उसके अलावा नेक्स्ट जो होता है वो स्केल्स ऑफ थर्मामीटर्स होते हैं। थर्मामीटर के डिफरेंट स्केल्स, हमारे पास 3 स्केल्स एग्जिस्ट करते हैं, ये हमने क्लास में भी देखा था। कैसे कि आपने 3 थर्मामीटर लिए, 3 थर्मामीटर्स को आपने क्या किया, देखिए यहां पे अगर आप देखें इसकी जो पिक्चर है तो आपको समझ में आएगा कि आपने 3 स्केल्स ले लिए। देखिए इसमें से एक सेल्सियस सेंटीग्रेड का, एक फ़ारेनहाइट का, एक केल्विन है। तीनों के अंदर बराबर आपने मर्करी फिलअप किया है। यहां पे आपने स्टार्ट किया है 0 से, इसका स्टार्टिंग पॉइंट लिया है 32, और इस पे पहले आपने इन तीनों को डिप कर दिया किस चीज में? कोल्ड वाटर में, ठंडे पानी में। यहां पे पहले कोल्ड वाटर का कंटेनर रखा और उस वाटर के अंदर आपने सबको डिप कर दिया। कोल्ड वाटर का मतलब क्या? बर्फ है, यहाँ पे आइस है। जब आइस से डिप कर दिया तो ये जाहिर बात है कि जितने भी टेम्परेचर होगा वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आके मर्करी जो होगा 0 लेवल के ऊपर यहाँ पे रुक जाएगा। जहां पे रुका है इसको आपने क्या कह दिया? 0 कह दिया सेंटीग्रेड का। यहां पे आपने इसको क्या कहा? इसको 32 कहा, इस वाले पॉइंट को, और इस पॉइंट को 273, और ये वाला पॉइंट इसका क्या कहलाया? 0। अब आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता बर्फ को हीट करना शुरू किया, टेम्परेचर रेस करता गया। अब यहां पे समझिए अभी स्केल्स नहीं बने, अभी ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, समझे। रेस करते करते जिस पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर यानी कि वाटर बॉयल होना शुरू किया, उस पॉइंट के ऊपर आप देखेंगे कि एक्सपेंशन जाके कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे जाके रुक जाएगा। ये बॉइलिंग रीजन आ गया, ये अब पानी बॉयल होने लगा तो ये मैक्सिमम एक्सपेंड हो गया। जहां पे पहुंचा यहाँ पे आपने क्या लिखा? एक मार्क यहाँ पे, ये अपर फिक्स पॉइंट है ये, यहाँ पे आपने तीनों में अपर फिक्स पॉइंट डाल दिया। अब आपके पास एक लोअर फिक्स पॉइंट आ गया, एक अपर। इस लोअर और अपर को आपने 100 इक्वल डिविजन्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि पहले 10-10 के डिवीजन डाले और फिर तो यहां से 100 इक्वल डिविजन आ गए। उसके बाद आपने ये जो 32 लिखा था वहां से लेके आपने ये जो पॉइंट आया है इसको आपने डिविजन्स में डिवाइड कर दिया 180 स्मॉल डिविजन्स में डिवाइड कर दिया। इसको आपने 100 स्मॉल डिविजन्स में डिवाइड किया, यानी कि अपर और लोअर फिक्स पॉइंट को। और यहां पर सेकंड स्केल जो कि आपके पास फ़ारेनहाइट था, इस फ़ारेनहाइट को आपने 180 स्मॉल डिविजन्स के अंदर क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। जबकि केल्विन के अंदर आपने दोबारा से इसको, केल्विन को भी आपने 100 स्मॉल डिविजन्स के अंदर रखा, सेल्सियस को भी 100 में रखा, लेकिन फ़ारेनहाइट को आपने किस में रखा है? 180 के अंदर आपने इसको प्लेस कर दिया। अब आपने क्या किया है कि जब आप 180 डिवीजन इतने से हिस्से में डालेंगे तो आप देखिए कि अगर मैं इनके डिविजन्स को कंपेयर कराऊं तो देखिए आप ये ऐसे कंपेयर कीजिए। देखें आप
आप यहां पे देखेंगे कि यहां पे जो डिवीजन का डिफरेंस आ रहा है, 1 सेंटीग्रेड का जो डिफरेंस आ रहा है वो ज्यादा है, जबकि फॉरेनहाइट में 1 फॉरेनहाइट सेंटीग्रेड से क्या है, कम। यानी कि फॉरेनहाइट स्केल छोटा होता है और सेंटीग्रेड स्केल जो होता है ज्यादा, यानी कि 1 सेंटीग्रेड पे ज्यादा बड़ी एक्सपेंशन होगी, फॉरेनहाइट स्केल पे एक्सपेंशन क्या होगी, कम होगी, क्योंकि कम हीट कम एनर्जी है। जबकि अगर आप यहां पे देखें 1, तो यहां पर भी आपको कितना दिखाई दे रहा है, 1। यानी कि इसका भी मार्क और इसका, देखिए मैंने आपको क्या बताया था, मैंने कहा था इसको भी 100 में डिवाइड किया है और इसको भी 100 में आपने प्लेस किया हुआ है, तो दोनों 100 में। तो इसका मतलब क्या, इसका जो एक डिवीजन होगा वो भी इसके एक डिवीजन के, इनके बेसिस चेंज है लेकिन डिवीजन दोनों के। यानी कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई एक फॉरेनहाइट स्केल है और एक सेंटीग्रेड स्केल है और एक केल्विन स्केल है, तो केल्विन स्केल का जो मार्क होगा, लेंथ होगी, वो सेल्सियस स्केल की मार्क लेंथ के इक्वल होगी। जबकि स्टार्टिंग पॉइंट में जब ये 0 डिग्री था तो यहां पे मैंने क्या लिखा, 273 से स्टार्ट किया, और ऊपर जाके जब 100 डिविजन पूरे होंगे तो ये 373 बन जाएगा। 273 से 373 के दरमियान 100 डिविजन आ गए, 0 से 100 के दरमियान भी 100 डिविजन, और 32 से 212 के दरमियान में कितने डिवीजन आ गए, 180 डिवीजन आ गए। तो ये आपके पास 3 स्केल्स हैं। सेल्सियस स्केल जो है ये पानी के बेस के ऊपर है। फॉरेनहाइट जो है उमूमन हम इस्तेमाल करते हैं एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, प्रेशर मालूम करने की, टेम्परेचर मालूम करने के लिए एटमॉस्फेयर का। और केल्विन स्केल जो है ये एब्सोल्यूट स्केल है, ये ऐसा यूनिट सिस्टम के अंदर इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। अब आप अगर यहाँ पे देखें तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि फॉरेनहाइट इंटरवल बिटवीन लोअर एंड अपर फिक्स 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, ये हो गया। The SI unit, the unit temperature is Kelvin and scale is called Kelvin scale. Temperature is shown in the interval between the lower and upper. बस एक दो चीजें जो कि यहाँ पे दी हुई हैं, इसको जरा सा थोड़ा सा जहन में रखिएगा। वो ये कि आपके पास एक टेम्परेचर होता है जिसको हम एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं, बस इसका रट्टा लगा लेना, ठीक है ना। और वो रट्टा क्या लगाओगे कि एब्सोल्यूट जीरो का मतलब ये हो गया कि द टेम्परेचर एट विच एब्सोल्यूट जीरो को लिखा जाता है 0 केल्विन, इस टेम्परेचर को एब्सोल्यूट। The temperature at which the molecules will be in a state of rest. मॉलिक्यूल को रोक दिया जाए, मॉलिक्यूल को थाम दिया जाए, पकड़ लें आप, मॉलिक्यूल हिल ना रहे हो, यानी कि मॉलिक्यूल की एनर्जी जो है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। क्योंकि देखें जब जब चीज लिक्विड फॉर्म में होती है तो पार्टिकल तेज मूव कर रहे होते हैं, तो उनकी एनर्जी ज्यादा है, उनकी हीट ज्यादा है। उसमें से हीट निकालेंगे आप, हीट को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वो लिक्विड सॉलिड की तरफ बर्फ बनने लगेगा पानी। जब वो बर्फ बन जाएगा तो अभी भी मॉलिक्यूल्स बर्फ के अंदर क्या कर रहे होते हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं। अब आप उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड से, सेंटीग्रेड की बात हो रही है बर्फ की, और कम करते जाएं, जब आप पहुंचेंगे -273 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, तो आप देखेंगे कि इस टेम्परेचर के ऊपर बर्फ के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बिल्कुल क्या हो जाएंगे, स्टैटिक हो जाएंगे। लेकिन इतना कम टेम्परेचर हम अचीव करने वाले, और ये बात की जाती है लिक्विड के लिए, लेकिन हम तफसीलात में नहीं जा रहे। आपसे अगर कोई पूछे कि व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो, कि एब्सोल्यूट जीरो जो होता है वो 0 केल्विन होता है, और वो टेम्परेचर होता है जिसमें मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या आ जाते हैं, रेस्ट में आ जाते हैं, स्टैटिक हो जाते हैं। और मॉलिक्यूल्स की जो इंटरनल एनर्जी होती है सब्सटेंस की, वो क्या हो जाती है, 0, जो कि मुमकिन नहीं है। क्योंकि किसी भी गैस को जब एब्सोल्यूट 0 पे लाया जाता है तो वो 0 पे आने से पहले ही वो गैस जो होती है वो लिक्विफाई हो जाती है। तो आज तक, अभी तक हम कोई भी ऐसी गैस दरियाफ्त नहीं कर सके जो -273 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आपके पास एग्जिस्ट करती हो। मैंने क्लास के अंदर इसका एक ग्राफ भी आप लोगों को करवाया था, अब फर्दर डिटेल के अंदर जाने की जरूरत नहीं। ये न्यूमेरिकल है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ये कन्वर्जन है टेम्परेचर को 273 प्लस C है केल्विन, और इसकी एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। फिर ये क्या है, सेंटीग्रेड से केल्विन, केल्विन। दूसरा ये फॉरेनहाइट से सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना होगा तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, उसके न्यूमेरिकल है। या अब आप एग्जांपल्स दी हुई है, बस एग्जांपल्स ही देख लेंगे, इनफ है ये, ठीक है ना। तो ये दोनों है, ये फॉर्मूला है सेंटीग्रेड से फॉरेनहाइट, और उधर वाला था फॉरेनहाइट से सेंटीग्रेड में कन्वर्जन के लिए। इसके बाद अगला टॉपिक जो है वो स्पेसिफिक हीट का है, ये हम फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट